हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग वर्ल्ड जियोग्राफी स्टार्ट करेंगे। उसका पहला अध्याय हम लोग पढ़ेंगे। वर्ल्ड जियोग्राफी हम इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि इंडियन जियोग्राफी हम पढ़ा रहे हैं, तो अगर हम वर्ल्ड जियोग्राफी इसके पैरेलल पढ़ेंगे तो दोनों में जो संबंध है वो इसके वजह से दोनों हम लोग जानेंगे भी, क्योंकि जो वर्ल्ड जियोग्राफी है उसका इंडियन जियोग्राफी में भी काम आता है और इंडियन जियोग्राफी का उसमें भी, तो इसीलिए हम दोनों को पैरेलल लेते हुए चलेंगे। तो इसमें हम आज जो चैप्टर पढ़ेंगे उसका नाम है ब्रह्मांड। क्या नाम है? ब्रह्मांड। हम उस एक चैप्टर पूरा कंप्लीट करवाने वाले हैं। तो ब्रह्मांड के बारे में हम लोग पढ़ने से पहले जानते हैं कि इसके बारे में किसने किसने बताया, किसने किसने अपना जो है थ्योरी दी। तो ब्रह्मांड के बारे में 3 खगोल वेत्ताओं का नाम लिया जाता है। किसका किसका? एक लाप्लास, एक ऑटो स्मिड और एक जॉर्ज लेमेंतेयर। तो जो ऑटो स्मिड है, मतलब जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, जो है इसका महाविस्फोट कैसे हुआ, इसके बारे में 3 लोगों का मत माना जाता है। वैसे तो बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे खगोलवेत्ता ने मतलब अध्ययन किया, उसके बारे में अपने अपने सिद्धांतों को दिया, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो 3, और 3 में से भी एक सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है जॉर्ज लेमेंतेयर। कौन? जॉर्ज लेमेंतेयर। तो जो 3 खगोलवेत्ता हैं उनके नाम है ऑटो स्मिड, लाप्लास और जॉर्ज लेमेंतेयर। लेकिन लाप्लास और जो ऑटो स्मिड है इनको नहीं पढ़ना है, इनके सिद्धांत को नहीं पढ़ना है, केवल पढ़ना है जॉर्ज लेमेंतेयर के सिद्धांत को। लेकिन ये क्वेश्चन आता है कि लाप्लास ने कौन सी परिकल्पना दी थी और ऑटो स्मिड ने कौन सी परिकल्पना दी थी, ये दोनों क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि ऑटो स्मिड जो है उन्होंने कौन सी परिकल्पना दी थी, तो धूल परिकल्पना। तो क्वेश्चन ये आता है कि धूल परिकल्पना किसने दी थी, तो वो ऑटो स्मिड ने। और ये बात करी जाए कि निहारिका परिकल्पना किसने दिया था, तो निहारिका परिकल्पना जो है वो लाप्लास ने दिया था। किसने दिया था? लाप्लास ने। अब बात करें बिग बैंग थ्योरी, तो बिग बैंग थ्योरी या बिग बैंग सिद्धांत, इसी को हम एक और नाम से जानते हैं। क्या नाम जानते हैं किससे? इसका नाम है महाविस्फोटक थ्योरी। तो इन 2 नामों से जानते हैं। इसको जिसने दिया था उसका नाम है जॉर्ज लेमेंतेयर। क्या नाम है? जॉर्ज लेमेंतेयर। तो जॉर्ज लेमेंतेयर के बारे में, तो हम जॉर्ज लेमेंतेयर की थ्योरी, जो बिग बैंग थ्योरी है, उसी के बारे में हम पढ़ेंगे कि इन्होंने जिस अकॉर्डिंग अपनी जो थ्योरी दी है उसमें बताया गया कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो हम इन्हीं की थ्योरी का जो है यहाँ पे अध्ययन करेंगे। तो जो जॉर्ज लेमेंतेयर की थ्योरी है महाविस्फोटक, इसमें जो बताया गया है कि 15 वर्ष पहले सभी चीज़ें एक सघन पिंड के रूप में थी। जब महाविस्फोट हुआ तब उसके बाद सभी गैलेक्सियां एक दूसरे से छिटक गईं। सभी गैलेक्सियां जो अभी तक है वो एक दूसरे से दूर जा रही हैं। इसलिए हम कह सकते हैं जैसे कि जैसे मान लीजिए ये कोई पिंड है, तो जो जॉर्ज लेमेंतेयर ने बताया कि सारे जो सभी गैलेक्सियां थी वो एक पिंड के रूप में थी, सारा कुछ इसी में समाहित था। तो जब ये एक पिंड के रूप में थी तो एक सघन पिंड, मतलब इसी में सब कुछ भरा हुआ था। जब इसका महाविस्फोट हुआ, इसीलिए इसका बिग बैंग हुआ, मतलब इसका जब महाविस्फोट हुआ इसीलिए इनका बिग बैंग थ्योरी कहा जाता है। तो जब इसका महाविस्फोट हुआ तो सारी गैलेक्सियां एक दूसरे से दूर जाने लगी। जब एक दूसरे से दूर जाने लगी तो ये कहा जाता है कि जब से महाविस्फोट हुआ तब से सारी गैलेक्सियां अभी भी एक दूसरे से दूर ही जा रही हैं। क्या? एक दूसरे से दूर ही जा रही हैं। तो जो खगोलवेत्ता हैं तो वो तो ये अध्ययन कर नहीं पाएंगे क्योंकि अभी भी गैलेक्सियां एक दूसरे से दूर जा रही हैं। तो जब हम ये कहेंगे कि ये गैलेक्सियां एक दूसरे से दूर जा रही हैं, तब खगोलवेत्ता हमारे ये अध्ययन नहीं कर पाएंगे कि अभी इसका कितना विस्तार होगा, ये कहाँ तक जाएंगी, कितनी दूर तक जाएंगी। और इसमें से जो रोशनी निकली जब महाविस्फोट हुआ, प्रकाश जो निकला, लाइट, वो अभी भी, मतलब सोच लीजिए कि अभी इसमें से प्रकाश अभी भी पहुंचा नहीं है, मतलब कहाँ जाएगी इसका मतलब कोई कंफर्म नहीं है। अभी भी उसका प्रकाश जब से निकला है तब से जा ही रहा है। तो ये गैलेक्सियां एक दूसरे से दूर चलेगी, तो जो हमारे खगोलवेत्ता हैं वो इसका विस्तार की तरफ ना पढ़ के, मतलब विस्तार की तरफ अध्ययन ना करके इसके संकुचन की तरफ से, मतलब संकुचन का अध्ययन करते हैं। क्योंकि संकुचन का अध्ययन इसलिए करते हैं कि इसका विस्फोट कैसे हुआ, ये नहीं पढ़ते हैं कि अब ये कहाँ तक जाएगी, मतलब ये कहाँ तक गैलेक्सियां सारी जाएंगी, ये इसका अध्ययन कर ही नहीं सकते। केवल ये अध्ययन करते हैं कि इसका ये पॉइंट, इसका कहाँ से ये निकला। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, ना कि संकुचन। तो ये बात हो गई कि इसका विस्फोट हुआ कैसे।
तो ये कहा जा रहा है कि अभी भी गैलेक्सी एक दूसरे से दूर जा रही। अब हम बात करें कि इसमें से जो गैलेक्सी निकली, गैलेक्सी होती क्या है, तो गैलेक्सी के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। गैलेक्सी के बारे में पढ़ने से पहले लिख लीजिए यहाँ पे, गैलेक्सी किसे कहते हैं। तो गैलेक्सी के बारे में पढ़ने से पहले ये पढ़ते हैं कि जो गैलेक्सी है, गैलेक्सी क्या होती है कि केंद्र के चारों तरफ चक्कर लगाते हुए अरबों तारों के समूह को क्या कहते हैं, गैलेक्सी। मान लीजिए कि यहाँ पे एक केंद्र है, क्या है, एक केंद्र। तो जब ये केंद्र हो गया, केंद्र के चारों तरफ अरबों तारों के समूह को गैलेक्सी कहते हैं। क्या कहते हैं, केंद्र के चारों तरफ अरबों तारों के समूह जो चक्कर लगाते हैं उसे हम गैलेक्सी कहते हैं। ये चीज आप लोग याद रखेंगे। तो आप गैलेक्सी किसे कहते हैं, किसी केंद्र के चारों तरफ जो चक्कर लगाते हैं अरबों तारों के समूह, उसे हम कहते हैं गैलेक्सी। अब बात करें कि इसका केंद्र जो होता है उससे क्या कहते हैं, तो उस केंद्र का क्या नाम है, उस केंद्र को हम बोलते हैं बल्ज। क्या बोलते हैं, ये क्वेश्चन आता है कि गैलेक्सी के केंद्र को क्या कहते हैं, बल्ज। ये बल्ज हो गया। अब जब ये बल्ज हो गया तो अब ये बात करें कि एक गैलेक्सी में कितने तारे होते हैं। तो एक गैलेक्सी में कितने तारे होते हैं, 1 अरब तारे होते हैं। एक सेकंड, ये जो अब ये बात करा जाए कि कितने तारे होते हैं, तो एक गैलेक्सी में जो है 100 अरब तारे होते हैं। कितने तारे होते हैं, मतलब देखिए किसी केंद्र के चारों तरफ अरबों तारों के समूह को गैलेक्सी कहते हैं। क्या कहते हैं, गैलेक्सी। और जब बात किया जाए कि एक मतलब इसमें जो है एक गैलेक्सी में कितने तारे हैं, तो वो कितने हैं, 100 अरब तारे हैं। अब जब 100 अरब तारे हैं तब अगर पूछा जाए कि ब्रह्मांड में टोटल कितनी गैलेक्सी हैं, तो टोटल गैलेक्सी कितनी है, टोटल गैलेक्सी है 100 अरब गैलेक्सी। 100 अरब गैलेक्सी। सोच लीजिए कि किसी केंद्र के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले तारों के समूह को कहते हैं गैलेक्सी। और अगर एक गैलेक्सी में बात किया जाए कितने तारे हैं, तो 100 अरब तारे हैं। और 100 अरब तारे हैं तो ये पूछा जाए कि ब्रह्मांड में टोटल कितनी गैलेक्सियां हैं, तो 100 अरब गैलेक्सी हैं। अब 100 अरब गैलेक्सी हैं तो ये कहा जाए कि जो केंद्र है, केंद्र जो है, केंद्र में तारों का समूह जो होता है वो बहुत सघन होता है। मतलब जो केंद्र है, मान लीजिए तो यहाँ पे तो तारा जो है ऐसे ऐसे मान लीजिए तारे, तो केंद्र में, यहाँ पे केंद्र में ये तारे के बीच की जो दूरी बहुत सघन है, लेकिन जैसे जैसे इनके बीच की दूरी जो है बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे हम दूरी ऐसे बढ़ते जाएंगे वैसे तारों के बीच की दूरी बढ़ती जाएगी। तो ये तो बात हो गई गैलेक्सी। अब हम बात करते हैं कि ब्रह्मांड का मान लीजिए ये गैलेक्सी के बारे में, मतलब मैंने ये एक गैलेक्सी के बारे में मैंने बताया था। मान लीजिए ये पूरा ब्रह्मांड बताया था, इसी का तो विस्फोट हुआ था। तो पूरे ब्रह्मांड में मैंने क्या बताया, बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग मैंने बताया कि जब इसका विस्फोट हुआ तो इसी से सारी गैलेक्सियां एक दूसरे से दूर जा रही है। तो उसी में मैंने गैलेक्सी के बारे में बताया कि तारों का जो है समूह जब किसी केंद्र के चारों तरफ चक्कर लगाता है तो उसे हम गैलेक्सी कहते हैं। और टोटल गैलेक्सी कितनी है, 100 अरब गैलेक्सी है। और एक गैलेक्सी में कितने तारे हैं, 100 अरब तारे हैं। तो चूंकि ये सब अभी हम इसी के बारे में बता रहे हैं कि एक पिंड जो था जिसके अंदर सब कुछ था। तो अगर हम बात करें कि सोच लीजिए कि एक गैलेक्सी में 100 अरब तारे हैं और टोटल मिला के 100 अरब गैलेक्सी हैं। तो अगर हम बात करें कि किसी ब्रह्मांड जैसे है, तो ब्रह्मांड का अगर हम बात करें तो 1,00,000वीं भाग, मतलब ऐसे बात करें कि 1,00,000वीं, तो हम ब्रह्मांड के 1,00,000वीं भाग का भी अध्ययन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड बहुत बड़ा है। हम लोग एक गैलेक्सी के अंदर भी एक पार्ट का भाग केवल जो है सौरमंडल का अध्ययन करते हैं, क्योंकि हम लोग जिस मंडल में रहते हैं उसका नाम सौरमंडल है। ये बात हो गई कि गैलेक्सी किसे कहते हैं। एक बार पुनः आप लोग ये चीज़ जान लीजिए शॉर्ट में 2 मिनट में, कि एक बार फिर से समझ लीजिए कि जब ब्रह्मांड का विस्फोट हुआ, बिग बैंग थ्योरी मतलब जॉर्ज लेमेंतेर खगोल वेत्ता के अकॉर्डिंग अगर बात करी जाए, उनके सिद्धांत के अकॉर्डिंग जब इसका जो है महाविस्फोट हुआ,
तब इसमें से गैलेक्सियां अभी भी एक दूसरे से दूर जा रही हैं। अब बात करें कि गैलेक्सी किसे कहते हैं। गैलेक्सी जो होता है किसी केंद्र के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले अरबों तारों के समूह को क्या कहते हैं, गैलेक्सी। अब एक गैलेक्सी में 100 अरब तारे होते हैं और टोटल जो गैलेक्सी होती है 100 अरब गैलेक्सी होती है। तो 100 अरब गैलेक्सी होती है। अब मैंने बताया कि सघन होता है केंद्र में, और जैसे जैसे उनके बीच में जैसे दूर होते जाते हैं वैसे उनके बीच की तारों के बीच की दूरियां बढ़ती जाती है, उसके केंद्र को बल्ज कहते हैं। इतना तो मैंने बता दिया। अब ये भी बताया कि ब्रह्मांड का 1 लाख का भी हम लोग अध्ययन नहीं कर सकते हैं, 1 लाख भी भाग का। अब बात करें कि जो है वो आकाश गंगा या मंदाकिनी किसे कहते हैं, इसकी चर्चा करें तो जो है ये जो हमारा जो मान लीजिए एक गैलेक्सी 100 अरब गैलेक्सियों में से एक गैलेक्सी ये है, तो जो 100 अरब गैलेक्सी में से एक गैलेक्सी मान लीजिए ये है, तो इसका नाम मान लीजिए क्या है, इसका नाम मंदाकिनी या मंदाकिनी कहें या इसी का नाम आकाशगंगा, इसी का मान लीजिए कि मंदाकिनी या इसी का नाम कर दीजिए आकाशगंगा। आकाशगंगा जैसे एक आदमी के 2 नाम होते हैं, ऐसे ही चाहे मंदाकिनी कहें और चाहे आकाशगंगा, हम लोग जिस मंदाकिनी में रहते हैं, मतलब जिस आकाशगंगा में रहते हैं, जिस गैलेक्सी में रहते हैं, उसी का नाम है मंदाकिनी या आकाशगंगा। तो हम लोग कहाँ रहते हैं, तो मान लीजिए जैसे एक गैलेक्सी में मैंने बताया कि केंद्र के चारों तरफ घूमने वाले जो चारों अरबों तारों के समूह को हम लोग गैलेक्सी कहते हैं। तो गैलेक्सी में कहते हैं, चूंकि गैलेक्सी में हम लोग आते हैं तो क्योंकि हमारे सौरमंडल में एक ही तारा तो सूर्य ही तो है, तो मान लीजिए हमारा यहाँ पे ये सूर्य हो गया, ये सूर्य और ये जो है 8 ग्रह चक्कर लगाते हैं, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण और वरुण। यम को नहीं लिया जाएगा, पहले 9 हुआ करता था लेकिन 2006 में इसे हटा दिया गया। इसलिए हटा दिया गया यम को क्योंकि ये हमारे जो हमारे सौरमंडल में है जो और ग्रह थे उनके बीच में अवरोधक उत्पन्न कर रहा था, इसलिए उसको हटा दिया गया है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि क्या उसे मशीन से पकड़ के हटा दिया गया, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो है अभी वही, लेकिन मतलब उसको क्योंकि और ये सब जो 8 हैं वो एक तरह का व्यवहार करते हैं, वो दूसरे तरीके का मतलब व्यवहार करता था, इसलिए उसको हटा दिया गया है। ये क्वेश्चन मैंने अपने सर से पूछा था कि सर क्या उसे किसी मशीन से पकड़ के ऐसे हटाया गया है, तो वो हंसने लगे कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं। तो बात ये हो गई। तो जो जिस गैलेक्सी में हम लोग रहते हैं उसका नाम मंदाकिनी आकाशगंगा है, और हमारा सूर्य यहाँ है और 8 ग्रह सूर्य जिस जो हमारा सौरमंडल है, ये पूरा सौरमंडल, ये इतना पार्ट जो है ये सौरमंडल, तो इस मंदाकिनी में इतना बड़ा मान लीजिए हमारा सौरमंडल है। तो जब ये हमारा सौरमंडल है तो इसमें सौरमंडल में क्या क्या आते हैं, ग्रह आते हैं, उपग्रह आते हैं, और धूल धूमकेतु क्षुद्र तारे मतलब क्षुद्र और ग्रह आते हैं, और एस्टेरॉयड बेल्ट आता है और धूल आता है, इसमें मतलब इसमें सब कुछ आता है। तो हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। तो हम बात करें कि जो हमारा सूर्य है, सूर्य जो इस केंद्र का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है, तो एक चक्कर लगाने में जो है 25 वर्ष का समय लेता है। कितना लेता है? 25 वर्ष का। तो एक चक्कर पूरा करने में हमारा सूर्य 25 वर्ष का समय लेता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम ब्रह्मांड दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रह्मांडीय दूरी या ब्रह्मांड दूरी या ब्रह्मांड वर्ष, इसको हम ब्रह्मांड वर्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसे हम ब्रह्मांड वर्ष बोलते हैं। अब हम बात करें, ये आकाशगंगा का केंद्र जो है यही, इसी का चक्कर ये कंप्लीट करने में सूर्य जो है वो 25 वर्ष का समय लेता है। 25 वर्ष का समय लेता है तो उसे हम ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। 1 मिनट देख लीजिए कि पीयूष तो नहीं हो गया है। तो बात हो गई ये जो है ये मंदाकिनी की बात। अब हम बात करें कि जो है मिल्की वे किसे कहते हैं। एक एक चीज़ समझते चलिए, बहुत आसान हो जाएगा। और ब्रह्मांड से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो कभी गलत नहीं होगा अगर इतना पढ़ लेंगे तो, क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है ज़रूर सॉरी। तो जो अब मंदाकिनी की बात कर ली, अब हम लोग मिल्की वे की बात करते हैं। मिल्की वे क्या होता है इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लीजिए मिल्की वे, ये मिल्की वे हो गया। अब मिल्की वे क्या होता है इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो चंद्रमा रहित रात में आकाशगंगा का एक सफ़ेद भुजा जो हमको दिखाई देती है उसे हम मिल्की वे कहते हैं। क्या? जैसे कि आकाश मतलब जैसे चंद्रमा रहित, अब मान लीजिए किसी रात को चंद्रमा नहीं निकलता है, तो जब चंद्रमा नहीं निकलता तो ऐसा तो है नहीं कि कुछ दिखाई नहीं देता, तो उस समय जो हमको दिखाई देती है एक सफ़ेद सफ़ेद पट्टी, उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? मिल्की वे। तो चंद्रमा रहित रात में जो हमको
एक पट्टी दिखाई देती है, वो पट्टी जो होती है वो क्या होती है, वो एक भाग होता है। ये गैलेक्सी मान लीजिए है तो इसी का एक भाग होता है। तो आकाशगंगा मतलब जैसे कि ये गैलेक्सी है, इसका नाम क्या था, मैंने बताया था कि ये गैलेक्सी जिस गैलेक्सी में हम लोग रहते हैं उसी का नाम आकाशगंगा या मिल्की वे है। आकाशगंगा या आकाशगंगा या इसका क्या नाम था, एक नाम कौन सा था, आकाशगंगा या मंदाकिनी, इसी का नाम था मंदाकिनी। तो मंदाकिनी हो गया। तो जिस गैलेक्सी में हम लोग रहते हैं तो जब कभी चंद्रमा नहीं निकलता है उस समय जो है हम इस आकाशगंगा का ही एक भाग दिखाई देता है। मान लीजिए आकाशगंगा है तो इसी का एक भाग हमको, एक पट्टी दिखाई देती है उस समय जिस समय चंद्रमा नहीं रहता, तो उसी को हम बोलते हैं मिल्की वे। ये रात के समय में रहता है कभी कभी, सॉरी। अब बात करते हैं कि एंड्रोमेडा क्या होता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जो एंड्रोमेडा जो है वो आकाशगंगा के नज़दीक, मान लीजिए ये आकाशगंगा हमारी गैलेक्सी है, जिस गैलेक्सी में हम लोग रहते हैं, जिस गैलेक्सी में हमारा सौरमंडल आता है उसी में। तो जब हम बात करें कि एंड्रोमेडा क्या होता है, लिख लीजिए यहाँ पे एंड्रोमेडा। एंड्रोमेडा एक गैलेक्सी है, क्या है, गैलेक्सी। जैसे आकाशगंगा एक गैलेक्सी है वैसे ही एंड्रोमेडा एक गैलेक्सी है, क्योंकि 100 अरब गैलेक्सी है तो उसी में से एक गैलेक्सी मान लीजिए एंड्रोमेडा गैलेक्सी है। तो अगर हम बात करें कि ये जो हमारी गैलेक्सी है आकाशगंगा गैलेक्सी, उसके सबसे नज़दीक गैलेक्सी का नाम क्या है, तो उसी का नाम क्या है, मान लीजिए ये आकाशगंगा है और आकाशगंगा के ही सबसे नज़दीक एक गैलेक्सी ये है, तो इस गैलेक्सी का नाम मान लीजिए रख दीजिए एंड्रोमेडा गैलेक्सी। तो क्वेश्चन ये आता है कि आकाशगंगा के सबसे नज़दीक गैलेक्सी का नाम क्या है, तो वो है एंड्रोमेडा गैलेक्सी। ये लोग अपने दिमाग में रखें ये बात। अब हम लोग ये बात करते हैं कि ओरियन नेबुला किसे कहते हैं, क्या ओरियन नेबुला किसे कहते हैं। एक बार फिर से, मतलब केंद्र के चारों तरफ जो चक्कर लगाते हैं अरबों तारों के समूह को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, गैलेक्सी। और जिस गैलेक्सी में हम लोग रहते हैं उसे आकाशगंगा या मंदाकिनी कहते हैं। और एक गैलेक्सी में 100 अरब तारे होते हैं। और अगर बात की जाए पूरे ब्रह्मांड में तो 100 अरब गैलेक्सियाँ होती हैं। अब 100 अरब गैलेक्सियाँ होती हैं तो जो उसके सबसे नज़दीक गैलेक्सी है उसका नाम है एंड्रोमेडा गैलेक्सी। अब हम बात करते हैं कि ओरियन नेबुला किसे कहते हैं, पढ़ते चलिए। ओरियन नेबुला, ओरियन नेबुला की बात करते हैं, ठीक। ओरियन नेबुला जो होता है वो आकाशगंगा के सबसे चमकीले तारों का समूह होता है। आकाशगंगा के सबसे चमकीले तारों का समूह, मान लीजिए ये आकाशगंगा है, तो अभी तो हम एंड्रोमेडा बताए थे जो सबसे नज़दीक, लेकिन अगर बात करें ओरियन नेबुला क्या है, तो ओरियन नेबुला मान लीजिए ये एक गैलेक्सी है, तो गैलेक्सी के नज़दीक, मान लीजिए इसके नज़दीक जो सबसे अरबों तारों का समूह, मतलब जो है, मान लीजिए कि जो गैलेक्सी है उसमें सबसे, मान लीजिए इसमें तारे सबसे ज़्यादा चमकते हैं, ये तो इतना पूरा। तो मान लीजिए अगर ये क्वेश्चन आता है कि ओरियन नेबुला किसे कहते हैं, तो हमारे आकाशगंगा के सबसे नज़दीक जो चमकने वाले तारों का सबसे जो समूह है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं ओरियन नेबुला। तो अगर ये फिर से देख लीजिए कि ओरियन नेबुला किसे कहते हैं, तो हमारी आकाशगंगा के सबसे नज़दीक जो चमकने वाले तारों का समूह है उसे हम कहते हैं ओरियन नेबुला। अब ओरियन नेबुला हो गया। अब हम देखते हैं कि साइरस या डॉग स्टार किसे कहते हैं। अब बात करें क्या, साइरस या डॉग स्टार, ये सब चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे, यहाँ पे लिख लीजिए। साइरस, अभी मैंने बताया साइरस, कभी कभी साइरस क्वेश्चन दे देता है, साइरस की तरह क्वेश्चन पूछ के, और किसी तरह कभी कभी क्या होता है डॉग स्टार, डॉग स्टार, डॉग स्टार या साइरस दोनों एक ही चीज़ का नाम है। तो हम बात करें सूर्य के बाद अर्थात रात में जो सबसे चमकीला तारा दिखाई देता है, देखिए सूर्य का सबसे हमारा सौरमंडल है उसका सबसे चमकीला तारा सूर्य है, लेकिन अगर बात करें सूर्य के बाद कौन सा तारा है तो वो है हमारा साइरस या डॉग स्टार। तो अगर इसकी बात किया जाए कि साइरस या डॉग स्टार किसे कहते हैं, तो सूर्य के बाद रात में जो सबसे ज़्यादा चमकीला तारा होता है उसे हम कहते हैं। अगर सूर्य के बाद हमको, सूर्य चूंकि दिन में दिखाई देता है रात में नहीं दिखाई देता, तो सूर्य के ना होने के बाद रात में जो हमें सबसे चमकीला तारा दिखाई देता है उसे हम कहते हैं क्या, साइरस या डॉग स्टार। फिर एक बार याद करिए कि सूर्य के बाद जो हमको तारा दिखाई देता है
चमकता है उसे हम कहते हैं साइरस या डार्क स्टार। जो ये साइरस या डार्क स्टार है ये सूर्य से 20 गुना ज़्यादा, मतलब ये जो साइरस या डार्क स्टार है ये सूर्य से 20 गुना ज़्यादा हमको जो है चमकीला दिखाई देता है। अब आप ये सोचिए कि तब जब ये 20 गुना ज़्यादा उससे ज़्यादा चमकता है तो फिर हमको सूर्य ना दिखाई दे, हमको वही देखना चाहिए। तो बात ये है कि वो बहुत दूरी पे स्थित है, सूर्य से काफ़ी दूरी पे स्थित है, तो इसलिए काफ़ी दूरी पर स्थित होने के कारण हमको सूर्य ही दिखाई देता है, केवल वो हमको चमकता हुआ प्रतीत होता है। तो अगर बात किया जाए कि सूर्य के बाद रात में जो सबसे चमकीले तारे दिखाई देते हैं उसमें से कौन कौन से मतलब दिखाई देते हैं, तो अगर बात किया जाए तो सबसे पहले सूर्य हमको दिखाई देता है। और सबसे ज़्यादा चमकने वाला जो सबसे ज़्यादा चमकता कौन है? सूर्य। इसके बाद में अगर बात किया जाए तो क्या चमकता है? चंद्रमा। क्या चमकता है? चंद्रमा। और तीसरा क्या हो जाएगा? शुक्र। शुक्र। तो शुक्र जो है, अब देखिए सूर्य एक तारा है, लिख लीजिए यहाँ पे, सूर्य एक तारा है, ठीक। और चंद्रमा एक उपग्रह है, ठीक। ये और शुक्र क्या है? सूर्य एक ग्रह है। अब इन तीनों में डिफरेंस जान लीजिए। तो इसके बारे में हम सबसे पहले ये जानते हैं कि जो ये शुक्र है, शुक्र चूंकि एक ग्रह है, तो शुक्र एक ग्रह होने के कारण ये सुबह, जो ये शुक्र है ये सुबह हमको पूरब में दिखाई देता है। लेकिन बात करें, यहाँ पे लिख लीजिए, जो सुबह है हमको यहाँ पे सुबह हमको दिखाई देता है पूर्व में। कब दिखाई देता है? पूर्व में। अगर शाम को बात करी जाए तो शाम को हमको दिखाई देता है पश्चिम में। ये इसकी खासियत है, ये पश्चिम में। तो बात करें कि सबसे ज़्यादा हमको सूर्य दिखाई देता है, उसके बाद में दूसरे नंबर पर चंद्रमा दिखाई देता है, और शुक्र हमको तीसरे नंबर पर दिखाई देता है। तो सबसे चमकने वाला सूर्य होगा। सूर्य एक तारा है, क्योंकि हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं और सब ग्रहों के उपग्रह हैं कुछ ना कुछ। तो हम अब इसके बारे में सौरमंडल जब चैप्टर पढ़ाएंगे इसके बाद, ब्रह्मांड के बाद, तब हम 1 मिनट देखें, पीयूष तो नहीं हो गया मुझे। तो अब ये बात करें कि इन तीनों की स्थिति इस तरह होगी, 3 चमकने वाले। तो सूर्य एक तारा है, चंद्रमा उपग्रह और शुक्र एक ग्रह। तो हम बात करें कि तारा किसे कहते हैं, तो तारा उसे कहते हैं जिसमें स्वयं का जो है क्या होता है? स्वयं की ऊर्जा होती है और स्वयं की ऊष्मा होती है। तो जो तारा है उसमें स्वयं की ऊष्मा होती है, स्वयं की ऊर्जा होती है, इसलिए इसे हम तारा कहते हैं। और तारे जो होते हैं वो टिमटिमाते हैं, उनकी जो रोशनी है वो एक, मतलब ये नहीं कि एक ही दिशा में जाए ऐसे शांत रहे, ऐसा कुछ भी नहीं, वो कई दिशाओं में उसके जो रोशनी है वो जाया करती है। अब चंद्रमा जो है चंद्रमा की बात करें, चंद्रमा जो है एक उपग्रह है। तो जो अब ये चीज़ समझ लीजिए कि जो हमारा सौरमंडल है, जब विस्फोट हुआ तो जो हमारे गैलेक्सी में जो हमारा सौरमंडल आता है उसमें बहुत सारे ग्रह हैं, मतलब 8 ग्रह हैं। तो उन ग्रहों में एक जो है तीसरे नंबर पे हमारी पृथ्वी आती है। मान लीजिए जो है सूर्य हो गया, सूर्य के बाद में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इतने हो गए। तो हमारा 1 2 3 यहाँ पे पृथ्वी आती। तो पृथ्वी का ही एक ग्रह है चंद्रमा। क्या है? चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र ग्रह चंद्रमा है। तो उस जो चंद्रमा है, चंद्रमा चूंकि एक उपग्रह है, क्योंकि सूर्य के चारों तरफ जो चक्कर लगाते हैं उसे हम ग्रह कहते हैं, और जो ग्रहों के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं उसके हम, जो ग्रहों की परिक्रमा करते हैं उसे हम उपग्रह कहते हैं। तो ये बात हो गई चंद्रमा। तो चंद्रमा क्या है? सूर्य में तो अपनी एनर्जी होती है खुद, और जो है ये ऊष्मा ऊर्जा खुद होता है। तो चंद्रमा की बात करें कि उपग्रह किसे कहते हैं, तो उपग्रह जो होता है जो तारों के, मतलब जो तारों में ऊष्मा ऊर्जा होती है उससे ये चमकते हैं। इसके पास कुछ नहीं होता, ये एकदम टक शांत ऐसे चमका करते हैं, ये हिलते डुलते नहीं है, मतलब ये कि स्थिर रहते हैं, ये अस्थिर रहते हैं। अब बात करें चंद्रमा और शुक्र की खासियत मैंने बता दिया कि ये एक ग्रह है, तो ये भी सूर्य से ही, इसी के जो है ऊष्मा ऊर्जा से ये भी चमकता है। अब हम ये बात करें कि ये तो बात हो गई इसकी स्थिति। अब हम देख लें, 1 सेकेंड। अब इसके बाद में इतना समझ में आपको आया होगा कि गैलेक्सी मंदाकिनी किसे कहते हैं, ओरियन नेबुला किसे कहते हैं, साइरस या डार्क स्टार कहते हैं, कितने हमारे ब्रह्मांड में गैलेक्सियां हैं, कितने तारे हैं, ये हम लोग बात कर लिए। अब हम बात करते हैं कि प्रॉक्सिमा सेंचुरी किसे कहते हैं। किसे? यहाँ पे लिख लीजिए, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। बात करें कि प्रॉक्सिमा सेंचुरी क्या होता है, तो सूर्य का सबसे नज़दीकी तारा। बात किया जाए
अभी हम चमकीला अलग बताए हैं, सब कुछ अलग बताए। मतलब ये बताया था मैंने कि साइरस या डार्क स्टार किसे कहते हैं, तो वो सूर्य के बाद या था रात में जो सबसे चमकीले वाला जो चमकीला तारा दिखाई देता है उसे कहते हैं। लेकिन अगर बात की जाए कि सूर्य का सबसे नज़दीकी तारा कौन है, तो वो है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। लिख लीजिएगा कि सूर्य का सबसे नज़दीकी तारा जो है सूर्य है, मान लीजिए। तो सूर्य के पास में जो सबसे नज़दीकी तारा है, मान लीजिए यहाँ पे कोई तारा होगा तो इससे नज़दीक और बीच में कुछ नहीं होगा, तो सूर्य का सबसे नज़दीकी तारा जो है वो प्रॉक्सिमा सेंचुरी कहलाता है। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। अब हम बात करें कि अब इसके बारे में देख लेते हैं कि प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं। तो चूंकि रोड जो हमारे ग्रह पे जो रोड हैं या किसी लंबाई को नापना होता है तो हमको मीटर या किलोमीटर में नाप लेते हैं। लेकिन चूंकि ब्रह्मांडीय दूरी जो होती है, ग्रहों के बीच की दूरी नापनी हो या ब्रह्मांड के बीच की दूरी नापनी हो या उपग्रहों के बीच की दूरी नापनी हो, तो उसे हम किलोमीटर या मीटर में नहीं नाप सकते हैं। तब उसे हम नापते हैं प्रकाश वर्ष में। किस में नापते हैं? प्रकाश वर्ष। तो ये तो हो गया प्रकाश वर्ष। मैंने बता दिया कि ग्रहों या ब्रह्मांडीय दूरी नापने के लिए प्रकाश वर्ष का उपयोग करते हैं। प्रकाश वर्ष क्या होता है? मतलब ब्रह्मांडीय दूरी या ग्रहों के बीच की दूरी नापने के लिए हम लोग प्रकाश वर्ष का प्रयोग करते हैं। अब बात करें हम कि जो है एक प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं, यहाँ पे लिख लीजिए। एक प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं? तो एक प्रकाश वर्ष जो है एक साल में जितनी दूरी तय की जाती है उसे हम कहते हैं एक प्रकाश वर्ष। यहाँ पे लिख लीजिए आप लोग कि एक वर्ष में तय की गई दूरी को हम एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। अब हम बात करें कि एक प्रकाश वर्ष में कितने किलोमीटर होता है, तो एक प्रकाश वर्ष में 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर। ये कितना होता है? एक प्रकाश वर्ष में होता है 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर। अगर हम इसे मीटर में चेंज कर लें तो यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो 9.46 × 10⁻15 3 जोड़ देंगे तो यहाँ पे 15 मीटर हो जाएगा। यहाँ पे किलोमीटर नहीं मीटर में। आई होप कि इतना आप लोग को समझ में आया होगा, आप लोग लिख भी लिया करिए। अब हम बात करते हैं कि ब्रह्मांड के बारे में देख लेते हैं कि ब्रह्मांड क्या होता है। तो 1609 ईस्वी में गैलीलियो ने दूरबीन की सहायता से रात में जो है ये अध्ययन किया था। मतलब ब्रह्मांड को सबसे पहले जो देखा था उसमें, तो वो कब किया था? वो 1609 ईस्वी में पहली बार गैलीलियो ने जो है मतलब रात के समय में दूरबीन की सहायता से अध्ययन किया था। यहाँ पे लिख लीजिए दूरबीन की सहायता से अध्ययन किया था। लेकिन चूंकि हम लोग जो ब्रह्मांड में जो चीज़ें हैं उसको हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते। नंगी आंखों मतलब कोई भी चीज़ हमको मशीनी मतलब दूरबीन या सूक्ष्मदर्शी ये सब हमको लेना पड़ेगा देखने के लिए। तो 1609 ईस्वी में सबसे पहले किसने किया था? दूरबीन की सहायता से गैलीलियो ने किया था, और ये भी रात में अध्ययन किया था। ठीक सॉरी। अब हम बात करते हैं कि तारे में जो ऊष्मा और ऊर्जा आती है। मैंने तारा और ग्रह उपग्रह में डिफरेंस बता दिया कि तारे में स्वयं की ऊष्मा और स्वयं की ऊर्जा होती है। तो जो तारे में स्वयं की ऊर्जा या जो ऊष्मा है उसका कारण क्या है? तो वो नाभिकीय संलयन है। मतलब नाभिकीय संलयन की वजह से ही जो है इसमें तारे में जो है ऊष्मा और ऊर्जा बनी रहती है, नाभिकीय संलयन। अब बात करें कि नाभिकीय संलयन क्या है, तो नाभिकीय संलयन जो होता है इनके अंदर जो होता है हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा होता है। तो हाइड्रोजन वो होता है नाभिकीय संलयन। देख लीजिए यहाँ पे जब हम 4 हाइड्रोजन इसके नाभिक के अंदर, मतलब जब हम 4 हाइड्रोजन को मिला देते हैं, ये देखिए 1 2 3 4, तब एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं। मतलब नाभिकीय संलयन क्रिया में ये होता है कि जब हाइड्रोजन के 4 परमाणु मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं तब इसी से इसको ऊर्जा और ऊष्मा मिलती है। मतलब तारे में जो ऊष्मा ऊर्जा मतलब होने का कारण यही है। ठीक, आप लोग फिजिक्स में अगर इंटर में फिजिक्स लिए होंगे तो ये पढ़ेंगे बहुत अच्छे से कि नाभिकीय संलयन क्या होता है। तो बात करें जो नाभिकीय रिएक्टर वगैरह होते हैं उसी में ये इसी से जो होता है उसमें ऊर्जा और ऊष्मा उसमें होता है। उसमें कैडमियम की छड़ें भी लगी होती हैं जो मंदक का कार्य करती हैं, मतलब उसको बनाए रखती हैं। अब बात करें कि इसकी चर्चा तो मैंने कर ली। अब हम बात करें कि जो परमाणु बम है वो नाभिकीय संलयन पर ही आधारित है, ध्यान रखना। जो नाभिकीय संलयन पर आधारित क्या है? परमाणु बम। तो अब बात करें कि कोई भी तारा
कोई भी तारा जितना बड़ा होगा, मतलब कोई भी तारा जितना बड़ा होगा उसकी जीवन अवधि जो होती है उतनी ही कम होगी। कि कोई भी तारा जितना बड़ा होगा उसकी जीवन अवधि उतनी ही कम होती है, छोटी होती है। मान लीजिए कोई तारा इतना बड़ा है और कोई तारा जो है इतना बड़ा है, तो बात करें कि कौन सा तारा सबसे उसकी जीवन अवधि ज़्यादा होगी, तो जो सबसे छोटा होगा उसकी जो जीवन अवधि है वो ज़्यादा होगी, और जो सबसे बड़ा तारा है उसकी जीवन अवधि कम होगी। क्योंकि इस संसार में कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है कि पूरी हमेशा रहेगी, मतलब कि भले ही इनका खात्मा होगा लेकिन समय लगेगा। तो ये तारा है, चूँकि जो चीज़ें उत्पन्न हुई हैं वो मिटेंगी ज़रूर से। तो सूर्य एक तारा है, तो इसको भी बहुत समय लगेगा, अरबों वर्ष लगेंगे इसको ख़त्म होने में। तो चूँकि जो तारे हैं वो भी, उनकी भी स्थिति आती ऐसी है कि हाइड्रोजन जो 4 हाइड्रोजन मिलकर हीलियम का निर्माण करते हैं। तो वो एक ऐसा समय आएगा कि ये इनका जो हाइड्रोजन और हीलियम बनने की क्रिया है वो ख़त्म हो जाती है। तो जब ख़त्म हो जाती है तब वो जो सबसे छोटा तारा होता है उसके अंदर सबसे ज़्यादा होता है। जब कोई तारा जन्म होता है तो उसका जो हाइड्रोजन उसमें अंदर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, और जितना बड़ा तारा होता जाता है उसकी हाइड्रोजन और हीलियम बनने की जो प्रक्रिया है, हाइड्रोजन से 4 हाइड्रोजन मिलकर हीलियम का निर्माण करते हैं, उसकी बनने की प्रक्रिया ख़त्म होती जाती है। इसलिए एक ही तारे की कई स्थिति होती है, मतलब जब बहुत ज़्यादा होता है तब वो जो है कौन से कलर का हो जाता है, तब वो नीले कलर का रहता है। जब कोई तारा जन्म लेता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा ऊर्जा और उष्मा होती है तब वो नीले कलर का रहता है, और जब उसके अंदर से थोड़ी उष्मा और ऊर्जा ख़त्म हो जाती है तब वो सफ़ेद कलर का हो जाता है, और जब उसके अंदर से और थोड़ा सा उष्मा और ऊर्जा ख़त्म होती है, नाभिकीय संलयन होने की प्रक्रिया जो होती है वो ख़त्म होती जाती है, तो वो पीले कलर का हो जाता है। और जब लास्ट स्टेज आती है, जब जो तारा है वो ठंडा हो जाता है, उसके अंदर सब कुछ ख़त्म हो जाता है, तब जो है वो अंतिम अवस्था में आ जाता है, तब वो लाल तारा हो जाता है, और लाल तारे को ही हम रेड जायंट कहते हैं। तो एक ही तारे के 4 स्थिति हम लोग देख लेते हैं। इसके पहले हम इंक डाल लें इसमें। तो अब हम बात कर लें कि जो एक तारे की कई स्थिति होती हैं। आप लोग देखे होंगे, कभी कभी लेटते होंगे तो देखते होंगे कि तारा टूटा, आपने देखा कि तारा टूट के भन्ने से इधर उधर गया, तो वो गाँवों में कहते हैं कि वो देखो जू चला गया। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, वो तारा टूटता है, मतलब उसके अंदर जो उष्मा और ऊर्जा है वो ख़त्म हो जाती है। मतलब जो हाइड्रोजन से हीलियम, मतलब 4 हाइड्रोजन बन के मतलब मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते थे, वो जो है उसकी ख़त्म हो गई, वो जो है लाल तारा बन के और नष्ट हो गया। मतलब कोई तारा ऐसी बात नहीं है कि वो एक ही स्थिति में जाके ख़त्म होगा। कोई तारा मान लीजिए किसी और अवस्था में ख़त्म हो गया, कोई तारा और, तो वो जो है वो जू ना कह के हम लोग कहते हैं कि तारा ही नष्ट होता है। क्योंकि सभी चीज़ें जो होती हैं नश्वर होती हैं, मतलब कोई भी चीज़ें जो हैं वो जो अगर आई हैं तो ख़त्म जरूर होंगी, लेकिन चूँकि तारा वारा जो है बहुत विशाल है तो उसको जो है ख़त्म होने में बहुत समय लगता है। जो मनुष्य में बहुत जी लिए तो 100 साल, नहीं तो ये 60 ही साल, नहीं तो कोई आज तो 35-30-40 में ही ख़त्म हो जाता है। मतलब औसत मान सकते हैं कि मनुष्य की जो आयु है वो 60 है वर्ष। तो अब हम बात करते हैं कि मान लीजिए कोई तारा है, ये तारा ऐसे होता है, ठीक। तो इस तारे की 4 स्थिति मैंने बताई। पहली स्थिति जब इसमें बहुत ज़्यादा उष्मा ऊर्जा होता है, हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा, तब वो होता है नीले कलर का, नीला। और फिर इसके बाद में कौन सा कलर का हो जाता है, सफ़ेद हो जाता है। उसके अंदर का जब थोड़ा सा कम होता है तब वो सफ़ेद हो जाता है। तीसरी आती है पीला, और पीला के बाद में क्या आता है, चौथा आता है लाल। ये हो गया लाल। अब देखिए इसको मिटा देते हैं, एक सेकेंड। मान लीजिए कि एक तारे की 4 स्थिति होती, तो यहाँ पे कोई ये तारा हो गया, ठीक। ये तारा, ये तारे की 4 स्थिति मैंने बता दी, नीला, सफ़ेद और पीला और लाल। तो ये जो है जब नीला होता है तो इसको बोलते हैं प्रारंभिक अवस्था। क्या बोलते हैं, प्रारंभिक अवस्था। प्रारंभिक, किसी भी तारे की प्रारंभिक अवस्था जो होती है वो नीला। आप लोग देखते होंगे कि घरों में जो गैस बनती है, गैस से खाना बनता है, जो एलपीजी गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है, एलपीजी का फुल फॉर्म होता है, उसमें जो होता है, जो उसमें लौ होती है वो नीले कलर की होती है, इसलिए खाना जल्दी पक जाता है, और उसका खाना जो बनता है गैस का वो स्वादिष्ट नहीं रहता पहले। इसलिए गाँव में चूल्हे पर खाना बनाया जाता है, क्योंकि जो घर में मिट्टी के चूल्हे जो होते हैं उस पर जब खाना लकड़ी से बनाया जाता है तो उसकी लौ पीले कलर की होती है, तो धीरे धीरे खाना बनता है, क्योंकि थोड़ा मंद रहता है, उसके अंदर उष्मा और ऊर्जा कम होती है। तो जब कम होती है तो वो खाना जो होता है वो स्वादिष्ट बनता है। अब बात करें, अगर सबसे पूछा जाए अंतिम अवस्था, तो जो अंतिम अवस्था है वो लाल तारे को बोलते हैं, अंतिम अवस्था। ओके,
अब हम बात करें कि इसी जो लाल तारा है, लाल तारा, इसी को हम बोलते हैं रेड जायंट। यहाँ पे लिख लीजिए रेड जायंट, ये रेड जायंट हो गया। अब हम बात करें कि सुपरनोवा किसे कहते हैं। आप देख लेते हैं यहाँ पे सुपरनोवा, यहाँ पे लिख लीजिए। ये एक ही तारे की 4 स्थिति मैंने बताई, ये नहीं कि 4 तारों की अलग अलग, मतलब कोई भी तारा है उसमें मैंने बताया कि इसमें थोड़ा कम होगा तो ये ऐसे ऐसे करते जाए, लास्ट स्टेज जो उसकी है वो ये लाल कलर की होगी, लाल को ही रेड जायंट कहते हैं। अब बात करें कि सुपरनोवा किसे कहते हैं। सुपरनोवा, ये सब अगर ये आप इतना पढ़ लेंगे तो ब्रह्मांड से और एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, मेरी बात का विश्वास करिए। ये सुपरनोवा, सुपरनोवा क्या होता है? सुपरनोवा जो होता है रेड जायंट, मतलब लाल, मतलब किसी भी तारे की जो लास्ट स्टेज लाल होता है उसी को हम रेड जायंट बोलते हैं। तो रेड जायंट का बाहरी सतह फैलने के कारण विस्फोट हो जाता है। मैंने बताया कि जब कोई छोटा तारा होता है तो उसका जो है उसमें नीला लौ रहता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा ऊष्मा और ऊर्जा होता है। और जब इसकी अंतिम स्टेज आती है तो वो बड़ा होता जाता है, क्योंकि अभी मैंने बताया था किसी भी छोटे तारे की जो तारे की जीवन अवधि है वो उतनी ही ज़्यादा होती है, और जितना बड़ा तारा होता है उसकी जीवन अवधि जो होती है उसकी जो है और उतनी ही कम होती है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो है व्युत्क्रमानुपाती होती है, मतलब छोटा तारा का लंबी जीवन अवधि और बड़े तारे का छोटी जीवन अवधि, तो इसके दोनों के बीच में जो संबंध है वो व्युत्क्रमानुपाती है। अब हम बात करें कि जो रेड जायंट है, तो हम क्या बताएं कि सुपरनोवा क्या होता है। तो ये रेड जायंट का बाहरी हिस्सा, मतलब जब ये तारा, मतलब इसकी लास्ट स्टेज आ गई रेड जायंट, तो ये क्या करता है, बढ़ता जाता है, और जब बढ़ता जाता है इसका सतह फैलने के कारण, रेड जायंट का बाहरी सतह फैलने के कारण विस्फोट हो जाता है, ये विस्फोट हो जाता है। तो इसी को हम बोलते हैं सुपरनोवा। मतलब कोई भी तारा जब उसकी लास्ट स्टेज आती है और वो विस्फोट हो जाता है तब उसी को हम कहते हैं सुपरनोवा हो गया। अब बात ये हो गया कि सुपरनोवा किसे कहते हैं। अब हम बात करें कि लाल तारा या रेड जायंट क्या होता है, इसी के लास्ट स्टेज को पढ़ लेते हैं। यहाँ पे लिख लीजिए लाल तारा या रेड जायंट, इसको देख लेते हैं। तो लाल तारा या रेड जायंट जो होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं कि सुपरनोवा, अभी जो मैंने बताया कि कोई भी तारा है उसकी लास्ट स्टेज जब इसका सुपरनोवा मतलब विस्फोट हो जाता है, तब सुपरनोवा विस्फोट के बाद बचा अवशेष जब सूर्य का भी कुछ द्रव्यमान होता है उसके 1.44 गुना से अधिक होने से ये रेड जायंट तारा बन जाता है। मैंने बताया कि किसी भी तारे की 4 स्टेज होती है, तो जो लास्ट स्टेज आती है तब उस तारा का जो विस्तार हो जाता है और वो सुपरनोवा बन जाता है, मतलब फूट जाता है, विस्फोट हो जाता है। तो जब ये तारा विस्फोट हो जाता है तो इसका जो अवशेष बचता है, मतलब क्या होता है कि जैसे कोई भी चीज़ अभी मान लीजिए कि विस्फोट होता है तो उसका जो अवशेष, मतलब जो बचता है राख मान लीजिए, तो जो अवशेष बचता है, अवशेष का जब द्रव्यमान है, मतलब मान लीजिए अवशेष जो बचा, ये अवशेष का द्रव्यमान, अवशेष का जो मास मतलब द्रव्यमान है, जब सूर्य के द्रव्यमान, मतलब सूर्य का भी कुछ द्रव्यमान होता होगा, तो जो सूर्य के द्रव्यमान का 1.44 गुने से क्या होगा, अधिक होगा। जब ये गुने से अधिक होगा तब क्या होगा, तब ये बोला जाएगा कि ये सुपरनोवा या रेड जायंट की स्थिति है। क्या है, रेड जायंट या सुपरनोवा की स्थिति है। तब अब हम बात करते हैं कि क्या मैंने बताया कि लाल तारा या रेड जायंट किसे कहते हैं। जब किसी तारे की जब चौथी स्टेज आती है लाल तारा होने की, तब जो है उसे रेड जायंट कहते हैं। और जब उसमें सुपरनोवा हो जाता है, मतलब जो है वो उसका सतह फैलते जाता है और वो मतलब महाविस्फोट नहीं, मतलब सुपरनोवा मतलब विस्फोट हो जाता है, तब जब उसका अवशेष बचता है, तब उसका अवशेष सूर्य के जो द्रव्यमान है उसके 1.44 गुने से अधिक हो जाता है, तब हम कहते हैं कि ये लाल तारा या रेड जायंट तारा बन गया है। मैंने बताया कि रेड जायंट तारा बन जाता है, तो रेड जायंट तारा जो लास्ट स्टेज, मैंने ये भी बताया कि अवशेष का द्रव्यमान जो है सूर्य के जो 1.44 द्रव्यमान से, मतलब जो सुपरनोवा होने के बाद जो लाल तारा है उसका अवशेष जो है बचा हुआ वो सूर्य के द्रव्यमान का 1.44 गुने से अधिक हो जाता है, तो वो तारा जो होता है लाल तारा या रेड जायंट तारा बन जाता है। अब हम बात करें कि व्हाइट डॉर्फ या जो है व्हाइट डॉर्फ किसे कहते हैं और या फिर सफ़ेद तारा किसे कहते हैं। क्या व्हाइट डॉर्फ या सफ़ेद तारा,
यहाँ पे एरर लिख लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए कि व्हाइट डॉर्फ या इसी को बोलते हैं सफ़ेद तारा, सफ़ेद तारा। अब हम बात करें कि रेड जो है सफ़ेद तारा या व्हाइट डॉर्फ किसे कहते हैं, तो इसकी बात करें हम कि जो है व्हाइट डॉर्फ या सफ़ेद तारा किसे कहते हैं, तो मतलब सफ़ेद तारा, तो ये जो होता है सुपरनोवा विस्फोट के बाद बचे हुए अवशेष का द्रव्यमान जो है वो सूर्य के द्रव्यमान 1.44 गुने से कम होता है। अभी तक मैंने बताया था जो रेड जायंट तारा है वो मैंने बताया था कि 1.44 जो सूर्य का द्रव्यमान है उससे जब अधिक होता है तब रेड जायंट बनता है, और अगर वही अवशेष का द्रव्यमान जो है सूर्य के द्रव्यमान का 1.44 गुने से जब कम होता है तब क्या बनता है, सफ़ेद तारा। आप लोग को समझ में आया होगा। अब हम लोग देखते हैं कि ब्लैक होल या कृष्ण छिद्र किसे कहते हैं, लिख लीजिए यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे देखिए ब्लैक होल हिस्ट्री का मतलब आप लोग कर लीजिएगा कि ब्लैक होल की घटना, ये ज्योग्राफी का पार्ट है। तो ब्लैक होल या इसी को बोलते हैं कृष्ण छिद्र का, या छिद्र बोल दीजिए, कृष्ण छिद्र, और इसी का एक और नाम है कृष्ण बेवर, कृष्ण बेवर। ये क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं। मतलब ब्लैक होल या कृष्ण छिद्र या कृष्ण बेवर ये किसे कहते हैं इसके बारे में देखिए कि जब इसको जानने से पहले आप पहले ये जान लीजिए कि न्यूट्रॉन तारा या पल्सर तारा किसे कहते हैं, तब और इसको अच्छे से समझ पाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे न्यूट्रॉन तारा या पल्सर तारा के बारे में पढ़ लेते हैं। न्यूट्रॉन तारा को ही पल्सर तारा बोलते हैं, पल्सर तारा। अब बात करें कि न्यूट्रॉन तारा या पल्सर तारा किसे कहते हैं, तो सुपरनोवा विस्फोट के बाद बचा अवशेष यदि सूर्य के द्रव्यमान 1.44 गुने से अधिक होने पर न्यूट्रॉन तारा बन जाता है। मैंने बताया कि जो किसी भी तारे की जो चौथी स्टेज जो लाल तारा होने की है वो जब होता है, वो जब फट जाता है तो उसका जो अवशेष बचता है तो वो सूर्य के द्रव्यमान का 1.44 गुने से अगर अधिक हो जाता है तब वो न्यूट्रॉन तारा या पल्सर तारा बन जाता है। ये जो मैं बोल रही हूँ ये आप लिख सकते हैं, और अगर आपको आता है तो मत लिखिए। तो ये न्यूट्रॉन तारा या पल्सर तारा अगर आप लिख लेंगे तो आपको और जल्दी याद हो जाएगा, क्योंकि कोई भी चीज़ें सुनने और देखने और लिखने से ही बहुत ज़्यादा जल्दी क्लियर हो जाता है, 90% क्लियर हो जाता है। तो ये न्यूट्रॉन तारा या पल्सर तारा हो गया। अब हम बात करें कि ये तो मैंने बता दिया न्यूट्रॉन तारा या पल्सर तारा। अब यहाँ पे इसको डाल दो, आप देखो कि ब्लैक होल या कृष्ण छिद्र या कृष्ण बेवर किसे कहते हैं। तो इसके बारे में जानने से पहले, जब न्यूट्रॉन तारा सिकुड़ते जाता है तो एक समय ऐसा आता है कि उसका सारा द्रव्यमान घनत्व एक बिंदु के रूप में आ जाता है, और जब असीमित घनत्व हो जाता है जिससे उसका गुरुत्वाकर्षण शक्ति अधिक हो जाती है, जिससे प्रकाश पलायन नहीं हो पाता है, तो उसे हम कहते हैं कृष्ण छिद्र या जो है ब्लैक होल या फिर कृष्ण बेवर बोलते हैं। तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैंने बताया न्यूट्रॉन तारा क्या होता है। न्यूट्रॉन तारा क्या होता है, किसी भी तारे की जो चौथी स्टेज लाल तारा होने की है, जब वो ठंडा हो जाता है एकदम से, उसके अंदर की उष्मा और जो मतलब शक्ति है वो खत्म हो जाती है, हाइड्रोजन हीलियम मतलब मैंने बता चुकी हूँ, वो जब खत्म हो जाती है तब न्यूट्रॉन तारा का मैंने बताया कि सुपरनोवा विस्फोट होता है, तो उसके बाद में जो उसका अवशेष बचता है वो सूर्य के द्रव्यमान 1.44 गुने से, जब मैंने बताया द्रव्यमान से जब अधिक होता है तो न्यूट्रॉन तारा या पल्सर तारा बनता है। तो यही बात इसमें कही जा रही है कि जब न्यूट्रॉन तारा सिकुड़ते जाता है, मतलब सिकुड़ते जाता है एकदम से, मतलब मान लीजिए न्यूट्रॉन तारा था, अब सिकुड़ते सिकुड़ते एक बिंदु के रूप में आ गया। मतलब जब सिकुड़ते सिकुड़ते जब एक समय ऐसा आता है कि इसका जो द्रव्यमान है, मतलब इसका जो द्रव्यमान एक जो है वो और घनत्व, द्रव्यमान और घनत्व एक बिंदु के रूप में आ जाता है, और उसमें जो है असीमित घनत्व, जब ये एक बिंदु के रूप में आ जाएगा तो इसका घनत्व जो होता है वो असीमित हो जाता है, और जब घनत्व जो होता है असीमित हो जाता है जिससे उसका जो है गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो होता है वो अधिक हो जाता है। क्या हो जाता है, इसमें जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, ये गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो होती है वो अधिक हो जाती है, मतलब प्लस अधिक हो जाती है। तो जब गुरुत्वाकर्षण शक्ति अधिक हो जाती है जिससे जो ये बिंदु है,
इसमें से प्रकाश पलायन नहीं हो पाता है। तो जब प्रकाश पलायन नहीं हो पाएगा तो दिखाई नहीं देगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ब्लैक होल मतलब कुछ भी दिखाई नहीं देता है, ब्लैक होल या कृष्ण विवर कहते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें जो मैंने पढ़ाई है, यही टोटल जो है ब्रह्मांड में इतनी ही सारी चीज़ें आती हैं। इसके बाद में हम अलग अलग चीज़ें पढ़ाएंगे, जैसे जो है सौरमंडल पढ़ाएंगे अगला चैप्टर। तो आप लोग अगर 1 मिनट में हम फिर से बताए दे रहे हैं कि मैंने बताया कि ब्रह्मांड के बारे में 3 जो खगोल वेत्ता हैं, कौन, लाप्लास, जॉर्ज लेमेंतेर और एक कौन है, ऑटो स्मिथ। इन तीनों ने खगोल वेत्ताओं की बात मानी गई है भूगोल पढ़ने के लिए, जो ब्रह्मांड के बारे में इन तीनों का मुख्य रूप से सिद्धांत माना गया है, जिसमें से सबसे ज़्यादा सिद्धांत जो है वो जॉर्ज लेमेंतेर बिग बैंग थ्योरी मानी गई है। और बिग बैंग थ्योरी जब मानी गई है तो उसी में बताया गया कि सूर्य की जो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, कि सब कुछ सघन रूप में था, एक पिंड के रूप में था। जब उसका विस्फोट हुआ तो उसमें से बहुत सारी गैलेक्सियाँ निकली, और सभी जब गैलेक्सियाँ निकली तो वो सभी एक दूसरे से अभी भी दूर जा रही हैं। तो जब एक दूसरे से दूर जा रही हैं तो अब चूँकि हम ये कह सकते हैं कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, ना कि संकुचन, तो हम लोग उसका विस्तार का अध्ययन ना करके खगोलवेत्ता लोग जो हैं उसके संकुचन का अध्ययन करते हैं। और जब संकुचन का अध्ययन करते हैं तो हम लोग ये देखते हैं कि उसके जो हमारा सूर्य है वो उसका जो गैलेक्सी, उसमें से बहुत सारी गैलेक्सियाँ निकली थी ना। तो आप पूछे कि गैलेक्सी किसे कहते हैं, तो गैलेक्सी मैंने बताया कि किसी भी केंद्र के चारों तरफ जो अरबों तारों का समूह चक्कर लगाता है उसे हम गैलेक्सी कहते हैं। आप पूछे कि गैलेक्सी में कितने तारे होते हैं, तो किसी भी एक गैलेक्सी में 100 अरब तारे होते हैं। और अगर पूछा जाए कि टोटल गैलेक्सी कितनी होती है, तो 100 अरब गैलेक्सी होती है। और जब 100 अरब गैलेक्सी होती है तब हम बात करें कि मैंने जो इतना बताया, तो अब ये बात करें कि हम लोग किस गैलेक्सी में आते हैं, तो मंदाकिनी आकाशगंगा में आते हैं। और मंदाकिनी आकाशगंगा में आते हैं तो उसी में हमारा सौरमंडल आता है। अगर ये पूछे कि जो है अब इसके बाद में एंड्रोमेडा मैंने बताया, ओरियन नेबुला, प्रॉक्सिमा सेंचुरी, और फिर मैंने तारा भी बताया कि कैसे तारा समाप्त होता है, क्योंकि इस संसार में कोई भी चीज़ें ऐसी नहीं है कि जो हमेशा रहेंगी। तो चूँकि ये इनके नाभिकीय लाइन मतलब इनका जो पावर है ये बहुत अधिक है, तो इनको ख़त्म होने में काफ़ी समय लगेगा। लेकिन एक समय ऐसा आता है कुछ जो तारे होते हैं उनके अंदर हाइड्रोजन जो बनने की क्षमता है, जो 4 हाइड्रोजन मिलकर हीलियम का निर्माण करते हैं, वो एक ऐसा समय आता है कि ख़त्म हो जाता है। तब वो जो तारा है उसकी जो चारों स्थिति होती है, नीला से सफ़ेद, सफ़ेद से पीला और पीला से लाल, रेड जायंट होके और ठंडा होके वो समाप्त हो जाता है। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आए तो आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जो है कमेंट बॉक्स में बताइए, और मेरे अंदर जो कमी है उसको भी बताइए, जिससे मैं अपनी कमियों को दूर कर सकूँ और आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट ला सकूँ। और अगर आप लोग को ये मेरा पढ़ाया मेरा प्रयास अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग प्लीज़ इसको लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।